बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के साइंस के चैप्टर 1 के बारे में, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो इसमें हम लोग के कुछ मेन पॉइंट्स है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन को फूड कैसे प्रदान करें और क्रॉप्स क्या होते हैं, और इन्हीं के अलावा कैटेगरीज सिस्टम्स। तो पहला ये है कि in order to provide food to a growing population we need to adopt certain agricultural practices। यानी हम लोग, जैसे मान लो ये हमारे लोग हैं, ये मान लो इसका नाम है रामू, ये है शामू। ये दोनों फ्रेंड्स हैं, ये शहर गए, इनकी फैमिली हो गई। तो इन लोगों को खाना चाहिए होगा। इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी फैमिली, तो सबको खाना ज़्यादा चाहिए होगा। तो इसी तरह हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है खाने की, इसलिए हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए काफ़ी तरीके हैं, और जो क्रॉप प्रोडक्शन होती है उसमें हम लोग का मेन जो होता है, जो मेन हम लोग जिस वजह से उगा पाते हैं उसे कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वो होती हैं जब हम लोग कोई कुछ कल्टीवेशन के क्रॉप के कल्टीवेशन के जो टास्क होते हैं उन्हें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। उसमें कई पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो एक ही जगह पे, मतलब जैसे मैंने लिया ये एक पीस ऑफ लैंड, और इसी जगह पे अगर मैं बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो कर दूं, एक ही छोटे से एरिया में बहुत सारी सेम ही तरह की क्रॉप्स प्लांट्स, तो इन्हें मैं क्रॉप्स कहूंगा। मतलब मैंने एक पीस ऑफ लैंड लिया, इसमें बहुत सारे पार्ट्स ले लिए हम लोगों ने, प्लांट्स ले लिए एक ही टाइप के, तो ये बन गए हमारे क्रॉप्स। फिर क्रॉप्स क्या होगा ये तो पता चल गया। अब क्रॉप्स ग्रो कैसे करें? क्रॉप्स ग्रो करने के लिए हम लोगों को देखना पड़ता है कि किस सीजन के हिसाब से है क्रॉप। जैसे क्रॉप्स उगाने के लिए दो सीजन होते हैं, एक होता है राबी और एक होता है खारिफ। तो राबी और खारिफ सीजन जो फर्क है, खारिफ सीजन जो है, खारिफ सीजन में हम लोग के जो क्रॉप्स होते हैं वो रेनी सीजन में उगते हैं, यानी बारिश के सीजन में। और जो राबी सीजन है ये अक्टूबर से मार्च का पीरियड, यानी ये ऑटम के सीजन में, मतलब दोनों माइल्ड वेदर्स होने चाहिए। ऑटम वाला सीजन यानी एक तरह से मेपल लीव मान लो इसे, ऑटम ऑटम सीजन का। तो राबी यानी मेपल लीव मान लो, और खारिफ यानी पानी मांग लो, बहुत सारा पानी। तो राबी और खारिफ क्रॉप्स कौन सी क्लासिफाई होती है? वो भी बहुत सारी अलग अलग होती है। जैसे राबी क्रॉप्स में हम लोग का होता है जो, यानी ऑटम वाले क्रॉप्स, उसमें हमारे आते हैं वीट यानी गेहूं, हमारा गेहूं। फिर उसके अलावा हमारा ग्राम यानी चना। फिर चने के अलावा आ गया हमारा पी यानी मटर, मस्टर्ड यानी सरसों, और लिनसीड यानी तिल। तिल टाइप का ही होता है लिनसीड भी। फिर हमारा हो गया ये, तो ये हो गया हमारा राबी क्रॉप्स। और खारिफ क्रॉप्स में क्या होता है, क्योंकि इसमें पानी बहुत चाहिए होता है तो इसमें हम लोग वो यूज करते हैं, तो पानी जो बहुत चाहिए होता है जिन्हें, जैसे पैडी यानी चावल, हम सबका फेवरेट चावल। तो एक तरफ हमारे पास हो गया चावल, और उसके अलावा हमारे पास हो गया मेज यानी भुट्टा। फिर उसके बाद सोयाबीन, सोया बड़ी बनती है जिससे। और उसके बाद सोयाबीन जो होती है मतलब व्हाइट कलर की होती है, ग्राउंड नट यानी मूंगफली। फिर उसके अलावा कॉटन, यानी हम सबको पता है सूत। तो यानी ये हो गई हमारी खारिफ क्रॉप्स। तो खारिफ क्रॉप्स हो गए हमारी रेनी सीजन वाली, क्योंकि इन सबको काफी पानी चाहिए होता है। आपने चावल की प्लांटेशंस देखी होंगी। चावल की प्लांटेशंस में मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ पैडी प्लांटेशंस के बारे में। तो पैडी प्लांटेशंस जो होती हैं उसके अंदर हमारा आता है, इस तरह की होती है वो कुछ। यहाँ पर बहुत सारा पानी होता है इस तरह से, मतलब यहाँ नी लेंथ तक पानी होता है। और इसमें यहाँ पर इस तरह से वर्कर्स जो है ट्रांसप्लांट करते हैं, और कई बार और इसी तरह निकालते हैं। तो तो जो रीपर वाली, मतलब हम लोगों ने बनाया व्हाट यू सो इज व्हाट यू रीप, वो वाला भी इसी पे बेस्ड है। फिर हमारी हो गई राबी खारिफ क्रॉप्स, ये भी हो गई। अब बेसिक प्रोडक्शन के मेथड्स क्या है? तो जैसे मैंने बताया था, प्रोडक्शन के मेथड्स को, क्रॉप प्रोडक्शन के मेथड्स को हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। तो क्रॉप जो है हम लोग को उगानी है, यानी जैसे मेरे पास ये है क्रॉप नंबर 1, इसे मुझे उगाना है। तो इसे उगाने के लिए जो प्रोसेस लगेगा उसे कहेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस।
फिर तो इसके अंदर आता क्या क्या है? इसके अंदर आता है हमारा सोइंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सबसे पहले, यानी हम लोगों ने लिया एक कुदाल, एक मतलब हो लिया या फिर प्लो लिया और उससे खोद दिया। मतलब क्या है, हो या प्लो जो होता है, प्लो मैंने ये प्लो बना दिया है, ये मैंने प्लो बना दिया है, और एक होता है हो, इस तरह का होता है, आपने देखा होगा, फावड़ा कहते हैं उसे हिंदी में। इस तरह का होता है हो और प्लो। प्लो जो होता है मतलब वो बैल के पीछे लगाया जाता है, और हो जो है वो हम लोग हाथ से भी चलाते हैं कई बार। आजकल कंबाइंड हार्वेस्टर नाम की मशीन होती है, या फिर ट्रैक्टर्स यूज करते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में भी। तो इसके पीछे हम लोग कल्टीवेटर लगा देते हैं और काम हो जाता है हमारा। फिर सोइंग ऑफ सीड्स, अब इसमें हम लोग को हेल्प चाहिए, सोइंग ऑफ सीड जो है उसमें हम लोग को चाहिए होता है कुछ ट्रेडिशनल टूल्स। ट्रेडिशनल टूल्स में क्या आता है हमारा, एक तो हो गया सीड ड्रिल, एक हो गया ट्रेडिशनल वाली सीड ड्रिल। मतलब क्या उसमें वो इसी तरह का होता है, देखते हैं मतलब इसी तरह का होता है, क्या कहते हैं, प्लो टाइप का ही होता है वो, मतलब प्लो के ऊपर ही लगा दिया हमने, प्लो लिया है मैंने, और इसी के साइड्स में से सीड पॉड्स है, इसके अंदर से सीड्स गिरते रहते हैं, और ये मतलब क्या इवन डिस्टेंस में ताकि गिरे। और फिर उसके अलावा या फिर हमारे पास होती है सीड ड्रिल्स। तो सीड ड्रिल्स कैसे, सीड ड्रिल्स में क्या होता है, ये ट्रैक्टर के पीछे लगती है, इनके अंदर क्या है, इस तरह एक मतलब पाइप टाइप का होता है, उसके नीचे नट्स, उसके पास पास नीचे काफी सारे फ्लोज टाइप के होते हैं, पर उनके अंदर छेद होते हैं, तो हॉलो होते हैं, उनके अंदर से सीड्स निकलते हैं। अब ये तो हो गई सोइंग तक की बात। अब सोइंग के बाद हम लोगों को चाहिए होता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो क्रॉप को हम लोगों ने, जैसे एक छोटा बच्चा है, वो उसके लिए हम लोगों ने तैयार कर लीजिएगा, वो आ भी गया, पर उसे खिलाएंगे पिलाएंगे क्या, तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए होता है फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स। वो हम लोग देते हैं इसलिए ताकि अच्छे से ये ग्रो कर पाए। तो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स अलग अलग होते हैं। कुछ मैन्योर्स तो हम सब ने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, वर्मी कंपोस्ट नाम के होते हैं। वर्मी कंपोस्ट में हम लोग रेड वर्म्स लेते हैं, जो हमारे रेड वर्म्स होते हैं उन्हें, और जमीन में छोड़ देते हैं। तो हम लोगों ने जमीन में रेड वर्म्स छोड़ दिया रेड डिकेइंग मैटर पे, तो वो मैन्योर बन गया, वर्मी कंपोस्ट बन गया। पर फर्टिलाइजर्स जो होते हैं प्योरली आर्टिफिशियल होते हैं। तो ये पॉइंट टू बी नोटेड है, जो मैन्योर्स होते हैं वो वो फील्ड्स में बनाए जा सकते हैं, और आराम से हम लोग उन्हें बना सकते हैं घर पे, ये ऑर्गेनिक होते हैं प्योरली। पर फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो पूरा ऑपोजिट है एक तरह से मैन्योर का। जहां मैन्योर पिट वगैरह में बनाए जाते हैं, फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं फर्टिलाइजर्स, हमारी फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। तो मैन्योर्स तो हो गए। फर्टिलाइजर्स के लिए हम लोगों के कुछ एग्जांपल्स हैं फर्टिलाइजर्स में, सुपर फॉस्फेट, उसके अलावा पोटाश, एनपीके। एनपीके मतलब क्या है, हम एनपीके का मतलब ये है एन पी के। तो हमारे पास जो है एनपीके में 3 लेटर्स आते हैं, एन यानी नाइट्रोजन, N2, पी यानी फॉस्फोरस, P2, और के यानी पोटेशियम। पोटेशियम सबको पता है सोडियम का भाई है, और ये बहुत रिएक्टिव होता है, ये हवा से टच आते ही तबाही मचा देता है। तो ये 3 न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं अपने उसमें, तो एनपीके फर्टिलाइजर में होता है। फिर सुपर फॉस्फेट, ये मान लो कैल्शियम फॉस्फेट टाइप का होता है, और ये काफी काम का होता है। फिर अमोनियम सल्फेट, ये अमोनिया और सल्फेट होता है। अमोनिया आपको पता है, अमोनिया में आता है एन यानी नाइट्रोजन, और एच यानी हाइड्रोजन। तो हम लोगों ने ये ले लिया, हम लोगों का एनएच आ गया, अमोनिया। और और सल्फेट, सल्फर आप सबको पता है, सल्फर ये मतलब ये प्याज में भी इसका एक कंपाउंड होता है, और उसके अलावा इससे काफी, ये मतलब काफी गंदी इसकी स्मेल भी होती है। ये येलो कलर का एक नॉन मेटल होता है, और ये आयरन के साथ कई बार आयरन सल्फेट भी बनाता है। तो ये तो हमारे हो गए फर्टिलाइजर्स। फिर उसके बाद एक और तरीका है क्रॉप रोटेशन का। जैसे कई चीजें फर्टिलाइजर्स नहीं कर सकते, जैसे राइजोबियम नाम का एक हम लोग के पास होता है बैक्टीरिया, लेग्यूमस प्लांट्स के नीचे पाया जाता है। राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन बनाता है ताकि प्लांट्स ले पाए, क्योंकि नाइट्रोजन जो है प्लांट्स दो ही तरीके से ले सकते हैं, एक तो अमोनिया हो गया जो पॉइजनस हो जाता है कुछ टाइम के लिए, या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जो नॉर्मल नाइट्रोजन होती है, या तो लाइटनिंग उसे स्ट्राइक करे तो जाके वो सेपरेट होती है, उसमें वो कंबाइन होती है, या फिर वो राइजोबियम करता है, तो राइजोबियम रहते हैं इसलिए। तो राइजोबियम को प्लांट न्यूट्रिएंट्स देता रहता है, और राइजोबियम उसे
राइजोबियम उसे देता रहता है नाइट्रोजन, तो ये सिम्बायोटिक हो जाता है। सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि ये दोनों जैसे मैंने लिया एक तरफ हमारा आर को यानी राइजोबियम, और एक हो गया हमारा पी प्लांट, तो यानी ये इसे कुछ देगा और ये इससे कुछ देगा। जैसे लाइचेंस का केस होता है। लाइचेंस सबको पता है, एल्गी और उसका मिक्सचर होता है फंगस का, उसमें फंगस जो है उसे जगह देती है और एल्गी जो है खाना देती है। तो ये तो हो गया हमारा नेचुरल तरीके, ये हमारे मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स में फर्क क्या होता है। The difference between manures and fertilizers are number one, fertilizer is an inorganic salt. That means that fertilizer जो है वो एक inorganic salt होता है, और यानी इनऑर्गेनिक यानी उसमें कार्बन नहीं होता है बिल्कुल भी, तो ये नेचुरली डीके नहीं हो सकता। मैन्योर जो होता है नेचुरल सब्सटेंस होता है जो डिकम्पोजिशन से मिलता है। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं फैक्ट्रीज में बनते हैं, मैन्योर फील्ड्स में बनाए जा सकते हैं। फर्टिलाइजर्स कुछ भी नहीं देते हमस के नाम पर, मैन्योर बहुत सारी हमस देते हैं। फर्टिलाइजर जो होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में बहुत रिच होते हैं, मैन्योर रिलेटिवली लेस रिच होते हैं। विन विन सिचुएशन में मैन्योर ही भले ही उतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स ना देता हो, लेकिन अच्छा है क्योंकि एनवायरनमेंट को हार्म भी नहीं करता। फिर उसके बाद आता है हमारा सबसे जरूरी पार्ट नंबर 2। तो पहले हो गया हमने खाना दे दिया, लेकिन खाने के साथ साथ एक भी हर किसी बॉडी को चाहिए होता है पानी, मतलब सबकी इच्छा पानी। तो पानी हम लोगों को पानी भी देना ही पड़ता है, क्योंकि पानी के बिना प्लांट्स मर जाएंगे। तो नॉर्मली जो है इंडिया में मानसून यूज किया जाता है, मानसून माना जाता है पानी के टाइम पे, तो इसलिए मानसून पे ही सब डिपेंडेंट होता है। पर कई जगह प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कई जगह ड्राइनेस काफी होती है, तो इसी वजह से हम लोग कई बार ये करते हैं, कई जगह हम लोग इसीलिए हम लोग थोड़ा ये करते हैं, पानी को हम लोग ले लेते हैं। जैसे हम लोगों ने मैंने बना दिया ट्यूबवेल, मैं दिखाता हूँ, ये हम लोग का है ट्यूबवेल, मान लीजिए ये एक वेल था। अब पहले कई तरह के सिस्टम होते हैं वेल इसमें हम लोगों के, एक होता है नेचुरल और एक ये नए वाले जो आए हैं। तो नेचुरल में तो हमारा एक हो गया मोट, जो कि मैं आपको नेचुरल वाले को दिखा देता हूँ पिक्चर्स। तो नेचुरल वाले तो हो गए हमारे, ट्रेडिशनल वाले तो हो गए जो है मोट, उसके अलावा चेन पंप, धेकली, राहत। तो अब ये सब होते कैसे कैसे हैं मैं इसमें होता है धेकली जो होती है वो होता है हमारा नॉर्मल वाला जो हमारा होता है धेकली। धेकली हमारा नॉर्मली यूज होता है उसमें। धेकली जो होता है, मान लो तुम क्या कह सकते हैं, धेकली मतलब वेल से निकाल के एक कैनल टाइप के डाल रहे हैं और उसमें ही हो रहा है। मोट में क्या हो गया, हम हाथ से बार बार निकाल के डाल रहे हैं। फिर उसके बाद राहत में क्या हो गया, हम लोग एक एनिमल को लगा दिया और वो घूमता रहता है और एक पर्शियन व्हील से पानी गिरता रहता है। चेन पंप हो गया। फिर चेन पंप में क्या होता है, हम लोग का जो होता है वो घूमता रहता है एक बाल्टी और फिर गिराता रहता है पानी, तो ये कैनल्स के बेस पे ही काम करता है। फिर आते हैं हमारे स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो इन्हें कहा जाता है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो इन दोनों में क्या होता है कि जैसे इसमें हम लोग मानते हैं मेनली ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, मैंने एक वेल लिया, उसमें मोटर लगा दी, मोटर से पाइपलाइन जा रही है और हर एक पौधे पर एक एक पाइप लग रखा है। तो मतलब एक एक पौधा जो है उसके ऊपर कुछ ना कुछ एरिया है जो कवर्ड है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो मेरा पॉइंटर है यहाँ से जा रहा है, फिर यहाँ से पानी इस पे जाता है, एक एक पे एक एक ड्रॉप गिरता रहता है। फिर उसके बाद ये हो गया हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम, इसके अंदर पानी जो है हल्का हल्का गिरता रहता है, और इसी तरह के अलग अलग तरह के स्प्रिंकलर्स आते हैं, कुछ कम पानी भी वेस्ट करते हैं। तो आजकल इसराइल में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज होता है ताकि फार्मिंग हो पाए, क्योंकि वो लोग सारा तो एक्सपोर्ट से नहीं मंगवा सकते। और फिर आता है हमारा बहुत जरूरी पार्ट, क्योंकि इसकी वजह से सारे प्लांट्स को वरना न्यूट्रिएंट्स देना बेकार रहेगा। अगर जैसे पैरासाइट्स के बारे में आपको पता है, पैरासाइट्स ही होती है वीड्स। तो फिर आती है हमारी कौन सा नंबर 2, वीड्स। वीड्स जो होती है, ग्रास को भी वीड्स बोला जाता है काफी सारी चीजों के साथ में, क्योंकि ये एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ले लेती हैं।
तो इस वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये वीड्स होती है, हम लोग को इसी वजह से दिक्कत कर सकती है। तो इसलिए हम लोग वीड्स को भगाते हैं, वीड्स और पेस्ट्स को। पेस्ट्स क्या होते हैं? हमारे कीड़े वगैरह, जैसे जैसे हमारी हो गई, जैसे चूहे हो गए जैसे। और उसके अलावा काफी सारे कीड़े हो गए, टर्माइट्स हो गई। तो हम लोग को एक और मुसीबत आती है, पेस्ट्स। पेस्ट्स और वीड्स से बचाने के लिए हम लोग यूज करते हैं वीडीसाइड्स या पेस्टिसाइड्स। तो वीडीसाइड्स में हम लोग मेनली यूज करते हैं 2D और 4D। 2D और 4D क्या होते हैं? तो 2D और 4D असलियत में होते हैं दो तरह के पेस्टिसाइड्स, जिनकी अभी मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। 2D जो होते हैं, ये वाला थोड़ा 2D या 4D, इसे 2D या 4D दोनों बोला जाता है। ये जो होता है, इसे साउदर्न एजी अमाइन भी बोला जाता है। ये काफी सारी जगह मिल जाता है आराम से, लॉन्स में भी यूज किया जाता है। तो इसे वीड किलर बोला जाता है, अमाइन वीड किलर, हाई यील्ड के लिए। इसका फॉर्मूला होता है डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये एक एसिड होता है जो वीड्स को भगा देता, वीड्स को खत्म कर देता है। इसे 2 या 4D दोनों बोला जा सकता है। तो फिर ये हो गया। फिर पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स में हमारे पॉइजन आ जाते हैं। वीडिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स में क्या फर्क होता है? तो वीडिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स में क्या फर्क होता है? इसमें डिफरेंस ये होता है कि हमारे हमारे जो वीडिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स में इसमें डिफरेंस ये होता है, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो पॉइजनस केमिकल्स होते हैं जो जर्म्स और पेस्ट दोनों को मारते हैं, और फंगाई को भी। ये क्रॉप को हार्म नहीं करते, और ये फ्रूट्स पे स्प्रे किए जाते हैं मेनली। इनमें आगे हमारा डीडीटी और बोरिक एसिड। बोरिक एसिड घर पे भी यूज होता है कई बार। फिर आते हैं हमारे वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स वीड्स को मारने के लिए यूज किए जाते हैं। तो वीडीसाइड्स में हमारे अनवांटेड प्लांट्स आते हैं। ये बहुत ज्यादा अमाउंट में स्प्रे करने और पॉइजनस हो जाते हैं क्रॉप के लिए भी और पर्सन के ऊपर भी। वेजिटेबल्स पे डाला जाता है। इसके अंदर 4D या 2D 2 या 4D आ जाता है, DDC आ जाता है, यानी डिथाइल डिथियो कार्बोनेट, और ऐसे ही काफी सारे। तो DDC 4D ये सब आ जाते हैं इसमें। फिर आगे चलते हैं हम लोग। फिर आता है हमारा हार्वेस्टिंग का टाइम। हार्वेस्टिंग में हम लोग दो तरीके, हार्वेस्टिंग के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है हम लोग का हार्वेस्टिंग ही, जिसमें हम लोग मेनली सिकल या कंबाइन हार्वेस्टर यूज करते हैं। तो सिकल जो होती है वो इस तरह की होती है, कुछ ब्लैक स्टील, कुछ इस टाइप की होती है सिकल। और कंबाइंड हार्वेस्टर जो होता है वो ट्रैक्टर के आगे एक रोल टाइप का होता है, उसके अंदर बहुत सारे नाइफ टाइप के होते हैं, काट लेते हैं और फिर स्टोर करना होता है। फिर उसके बाद ये होता है, फिर इन सबको थ्रेश किया जाता है। थ्रेशिंग में क्या होता है, हम लोग इन्हें मारते हैं एक जगह पर। जैसे ये पत्थर है, इसके ऊपर हम लोग थ्रेश करेंगे। तो ये मेरा प्लांट है, इसे मैं मार मार के इसके स्टॉक को तोड़ रहा हूँ। तो फिर हमारे पास यहाँ पर ग्रेन्स बचते हैं नीचे, यहाँ पर ग्रेन्स और थोड़ा सा हस्क। तो ग्रेन्स और हस्क हो गए। ग्रेन्स और हस्क हो गए, उसके बाद हमारा आता है विनोइंग। विनोइंग में क्या है, हम लोगों को हस्क भी भगाना है ना। तो विनोइंग में हम लोग ये करते हैं, जो ट्रेडिशनल तरीका है उसके अंदर हम लोग एक परात टाइप का लेते हैं और उसके ऊपर सारा वो जो हस्क और वो है वो डाल देते हैं। फिर जब तेज हवा चलती है, पंखा चला के इसे नीचे गिराते हैं। तो जो ये नीचे हमारा कंटेनर टाइप का होता है, उसके अंदर ग्रेन्स गिर जाते हैं और बाहर जो चले जाते हैं वो काफी सारा हस्क होता है। तो हस्क और ग्रेन्स का भी हो जाता है इसमें केस। तो फिर हमारे पास आता है फिर लास्ट कंसर्न, क्योंकि इसमें हमेशा ही कंसर्न रहता है एग्रीकल्चर में। तो जिन लोगों को बुरा लगता है कि मतलब एग्रीकल्चर छोटा काम है, वो मत सोचे ऐसा, उसमें बहुत काम लगता है। फिर आता है एक और कंसर्न, पर ये वाला फार्मर्स को नहीं लेना पड़ता। इसमें स्टोरेज चाहिए होता है। स्टोरेज के काफी तरीके हैं। हम लोग ट्रेडिशनल, हम लोगों का घर पे तो हम लोग नीम लीव्स और ड्राई वीट वगैरह यूज कर लेते हैं। नीम लीव्स मतलब हम लोग नीम के पत्ते लेते हैं और उन्हें डाल देते हैं, सूखे हुए नीम के पत्तों को, और बिल्कुल सूखा रखते हैं जो भी आटा वगैरह होता है। पर लंबे बड़े एरियाज में हम ऐसा नहीं कर सकते, तो वहां पर होते हैं सिलोज। मैं आपको कुछ सिलोज की पिक्चर्स दिखाता हूँ। सिलोज मतलब बहुत बड़े से ड्रम जैसे होते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। इस टाइप के होते हैं सिलोज। फिर उसके बाद आती है ग्रेनरीज। सिलोज और ग्रेनरीज में रहते हैं, रखते हैं हम लोग बाकी के उसको। ग्रेनरीज और सिलोज जो होते हैं वो मेनली यूज किए जाते हैं
सामान उसे स्टोर करने के लिए। ग्रैनरीज जो होती है अलग अलग तरह की होती है, जैसे ये हो गया हमारा एक एक ग्रेन, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, जैसे एनसीईआरटी बुक्स में भी दी गई है आप सबकी कि कैसी होती है ग्रेनरीज, अंदर का एरिया दिखाया है। तो सिलोस जो होते हैं उसके अंदर भी बहुत सारा रखा जाता है, और ग्रेनरीज में भी। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्रॉप प्रोडक्शन ही एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में एक और चीज आती है, फार्मिंग। वो भी पोल्ट्री और फिश की। पोल्ट्री यानी एग्स हो गए, मीट हो गया चिकन का, और फिर हमारा हो गया फिश, हॉर्टी हॉर्टी फिर उसके अलावा हॉर्टिकल्चर यानी फ्रूट्स को ग्रो करना, फिश हो गया। फिर सेरीकल्चर, सिल्क को संभालना, सिल्क वाला, बहुत सारे इस तरह के होते हैं। तो इसी के साथ हम लोग एंड करते हैं हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का चैप्टर। तो बाय बाय, थैंक यू, सी यू लेटर।